तो हे हेलो वेलकम व्हाट्सअप। तो कैसे हो यार? आज शायद वही दिन है जिस दिन का तुम्हें बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। कुछ लोगों के ना भैया बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये ऑर्गेनिक करने से क्या हो जाएगा, कैसे होगा? तो यार ये जो ऑर्गेनिक वाली सीरीज़ कर रहे हैं, मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि अगर एक ऑर्गेनिक में 18 सवाल आते हैं, तो उन 18 में से 16 से 17 क्वेश्चन इज़िली कर जाओगे और ना 16-17 तो 15 क्वेश्चन हो ही जाएँगे। तो सबसे पहले प्लान सुन लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि आज और कल हम ऑर्गेनिक करेंगे, मतलब जनरल ऑर्गेनिक करेंगे। उसके बाद जो आने वाली चीज़ें होंगी, उसमें हम करेंगे एनसीईआरटी की लाइन्स पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी ये है, ऐसे है, वैसे है। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस लगा लेंगे। अगर थोड़ा-सा बच जाता तो हम नेक्स्ट डे कर लेंगे। यार मतलब बात इतनी सी है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं पढ़ेंगे, ना ही किसी टेस्ट के लिए पढ़ेंगे कि ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ऐसा है बहुत ज़्यादा। वो चीज़ें जो सिलेबस में है, हम सिर्फ़ उतना ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार। और दिल की बात है यार, सिलेक्शन लेना एकदम ईज़ी है। और बोला था 15 दिन में ऑर्गेनिक का काम तमाम करेंगे, तो आज वही शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, मतलब ऑर्गेनिक शुरू करने से पहले ये तो चल रहा है, हम जीओसी पढ़ेंगे। जीओसी से पहले थोड़ी-सी डिफरेंट चीज़ें प्री जीओसी जो लोग छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है लोगों को आता है, बच्चों को आता है, जो कि हमारे जीओसी को थोड़ी-सी हड़बड़ा देती है और एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले यार नेम डिक्शन वाली जाके वीडियो कर लेना, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक बताया है और सिर्फ पढ़ मत लेना, उसको रट भी लेना। ओके, तो ठीक है भई, जीओसी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जीओसी के पहले ये जो हमारा चल रहा है, ये हमारा प्री जीओसी है, मतलब जीओसी के पहले की चीज़ें। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज यस करेक्टर। जितना ज़्यादा परसेंटेज यस होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जैसे एसपी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कंपेयर टू एसपी2 और फिर एसपी3। ये परसेंटेज निकालने का कोई मतलब नहीं है, बस सीधा याद कर लो, एसपी, एसपी2, एसपी3 याद ही होगा तुम्हें। ओके। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। मतलब बहुत बेसिक बात है, लेकिन टीचर छोड़ देते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो यार सीधा सिंपल सा याद रखो, जितने कार्बन से कार्बन जुड़ा है उतना डिग्री कार्बन होगा। जितने कार्बन से कार्बन जुड़ा है उतना डिग्री कार्बन होगा। जैसे हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है। तो ये जो कार्बन है, कितने कार्बन से जुड़ा है? सिर्फ एक कार्बन से, तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन होगा। ये कितने से जुड़ा है? ये हमारा 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और ये वाला जो हमारा कार्बन है, ये 1, 2, 3, 4, 4 से जुड़ा है। जो हमारा ये वाला कार्बन 4 जुड़ा है, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारा कौन-सा कार्बन हो जाएगा? ये हमारा 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये हमारा 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये हो गया 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री और ये हो गया 4 डिग्री कार्बन। ये बेसिक पॉइंट है। ओके। अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है, हमारा दूसरा सवाल बनता है कि ये कार्बन की डिग्री तो ठीक है, हाइड्रोजन की कौन सी डिग्री होगी? तो भैया हाइड्रोजन की बस इतना समझ लो कि 1 डिग्री कार्बन जिस हाइड्रोजन से जुड़ा है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन। अगर तुम्हारा हाइड्रोजन है 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री से जुड़ा है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है भैया? अब देखो, थोड़ी-सी प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें क्या बताना है, कौन-सा 1 डिग्री कार्बन है, कौन-सा 2 डिग्री कार्बन है, कौन-सा 3 डिग्री। बहुत ज़्यादा ईज़ी है। 1 से जुड़ा है 1 डिग्री, 1 से जुड़ा है 1 डिग्री, ये 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, ये भी 1 से जुड़ा है 1 डिग्री, ये भी 1 से जुड़ा है 1 डिग्री और ये कितने से जुड़ा है? ये वाला कार्बन हमारा 3 से जुड़ा है, तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। सवाल कैसे पूछा जा सकता है यार? सवाल तुम्हारा एग्ज़ाम में पूछेगा, एक एग्ज़ाम्पल दे देगा, उसमें नंबरिंग कर देगा और बोलेगा बताओ ये कौन सा डिग्री का कार्बन है, तो बस अ, बोल देगा 1, 2, 3, 4, ये बताओ कौन सा 4 वाला कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो ऐसे सवाल बने जा सकते हैं। ईज़ी होंगे, बेसिक होंगे। अब ये आ गई, यहाँ पे बतानी है तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आ रही है। ये 2 से जुड़ा है 2 डिग्री हो जाएगा, ये 3 से जुड़ा है 3 डिग्री। ऐसे करके तुम फाइंड कर लोगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। कितने से जुड़ा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भैया, इसकी बात कर दो। 1 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, 4 जुड़ा है तो 4 डिग्री। नहीं यार, ये 4 डिग्री नहीं होगा। यहीं पे जाके तुम गलती कर देते हो। सवाल क्या था? कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हो, वो उतने डिग्री का होगा। क्या ये कार्बन है? नहीं भैया, ये तो हाइड्रोजन है।
तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये वाला जो तुम्हारा कार्बन हो गया ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। आई थॉट सो ये इजी है तो यार करना आसान है, हो जाएगा तुमसे। आगे आ जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसे डीयू भी बोलते हैं, इसे डीयू भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक ऑप्शन यूनिट भी करके था तो अब शायद चैप्टर नहीं है तुम्हारा। ओके, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? जितनी भी नंबर ऑफ साइकिल हो या फिर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब डीयू से पता चलते हैं कि डीयू तुम्हारी क्या है। एक साइकिल को कहते हैं एक डीयू और एक डबल बॉन्ड को बोलते हैं एक डीयू। तो ठीक है भैया, हमारे पास एक सवाल है, तो यहाँ पे कितना डीयू हो जाएगा? एक, एक डबल बॉन्ड हो गया तो एक डीयू इसका हो जाएगा, और एक साइकिल है तो एक डीयू इसका हो जाएगा। इसके पास टोटल डीयू कितने हो गए? इसका डीयू हो जाएगा 2, इसका डीयू हो जाएगा 2। अब भैया देखो ये तो कठिन दिख रहा है, इसका भी तुम बता दो कि ये तुम्हारा इजी हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड डायरेक्ट दिख रहा है तो इसका DU1 हो जाएगा। अब भैया यहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों आ रहा है, ये साइकिल टिपिकल हो जा रही है, ये साइकिल टिपिकल हो जा रही है। इसका DU कैसे फाइंड करोगे? बहुत ईजी है यार, एक फार्मूला है, फार्मूला को मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा कैची बना दिया है तुम्हारे वर्ड में। DU क्या है? DU है 2 इंटू कार्बन, 2 इंटू कार्बन माइनस मोना प्लस नोना प्लस 2 ओवर आर अपॉन में कर दो। क्या करना है भैया? कार्बन को डबल कर देना है, मोना को भगा देना है, नोना को भुला लेना है और साथ में 2 जोड़ देना है। मोना नोना क्या है भैया? मोना नोना कुछ नहीं है दोस्त। मोना मतलब मोनो एटॉमिक, मोना मतलब मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब मोनो एटॉमिक। और जो तुम्हारा नोना है, नोना मतलब नाइट्रोजन वाला, और नाइट्रोजन कैसा होता है? ट्राई एटॉमिक। सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, एल्युमिनियम सब कुछ हो जाएगा ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। तो अब भैया इसका डीयू निकालना, इसका डीयू अपन को निकालना है। इसका डीयू क्या? तो ये फार्मूला लगा दो ना, 1/2 इंटू 2 इंटू कार्बन, तो 3 दूनी 6 हो गए, ठीक है, माइनस मोना, कितनी मोना है, कितने हाइड्रोजन है? 7, प्लस नोना मतलब नाइट्रोजन 1, और प्लस में एक्स्ट्रा करना था 2, ये जो कि तुम्हारे फार्मूले में आ रहा था। ऐड कर दिया हमने, इजली ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो कितना आ गया? DU, DU आ गया 1। तो इस वाले सवाल का DU है, इस वाले सवाल का DU है 1। अब ये वाला सवाल आ गया भैया, ये वाला सवाल, इसमें तो भैया तुम्हारे फार्मूले में ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? सबको लेकर चलना जरूरी है क्या? जो साथ नहीं जा रहा उसको भगा दो। तो ठीक है भैया, साथ नहीं जा रहे तो मैं तुम्हें भगा दूंगा, भगा दो ना। 1/2 गुणे तुम्हारा मोना की कार्बन कितने हैं? 4 दूनी 8, माइनस मोना 9 प्लस नोना 1 प्लस 2, ऐड कर दिया। टोटल तुम्हारा DU कितना आ गया भैया? सॉल्व करने पर DU आ गया ऊपर। इजी है? ओके, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये थोड़ी टिपिकल साइकिल है, ये टिपिकल दिख रहा है, तो इसको सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। इसको फाइंड कर लेते हैं, तो फाइंड करने में क्या आ जाएगा यार? देखो, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तुम्हारा ये जैसे है, ये तुम्हारा एक कार्बन होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया और एक इधर बना लिया। 3 बॉन्ड तो इसने बना ही लिया, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ऐसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इसका जो फार्मूला बन के आया, इसका जो फार्मूला बन के आया, इसका फार्मूला क्या बना? इसका फार्मूला बना हमारा C8H8, C8H8। भैया DU निकालना है, निकाल लो DU, जो हमारा फार्मूला है लगा दो। फार्मूला क्या था? 1/2 मल्टीप्लाइड में 2 इंटू कार्बन, तो 8 दूनी 16 हो गया, माइनस का मोना, माइनस का मोना, आखिरी में यहाँ पे नोना जैसा तो कुछ है नहीं, 2 जोड़ दिया हमने, 2 जोड़ दिया। ठीक है भैया, घटा दिया, डिवाइड कर दिया, तो इसका DU आ गया 4 + 1 = 5। ऐसे डायरेक्ट ही बोल दो तो 5 होगा DU। अब भैया कह दो यार तुमने तो इतना पढ़ा दिया भैया, क्लोरीन किसी में आ गया, फ्लोरीन किसी में आ गया, ब्रोमीन किसी में आ गया, तो कैसे निकालोगे? तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन सब मोनोएटॉमिक ही तो है, मतलब मोनो मोनो मतलब मोनोवैलेंट है, इनकी वैलेंसी एक है, तो ये सब मोना में आ जाएगा, ऐसे मोना के साथ ले लो। ओके, इन्हें मोना के साथ ले लिया जाए। अगला तुम्हारा टॉपिक है, अगला तुम्हारा जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ये भी आते हैं क्या भैया? हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, तो हाँ भैया यहाँ भी पढ़ लो, केमिकल बॉन्डिंग नहीं है तो क्या हुआ? यहाँ का थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन अलग है, इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ तुम्हें। ट्रिक क्या है? sp3 - pi, sp3 - pi
जी sp3। अब एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, sp3 में से एक घटा दो, एक कैसे घटाऊंगा भैया, sp2। दो पाई बॉन्ड है, sp दो घटा दिया sp, ठीक है भैया, ओके। तीन पाई बॉन्ड है, तीन पाई बॉन्ड होगा ही नहीं। ये तुम्हारे जेई के सवाल है और ये तुम्हारे नीट के सवाल है, तो ठीक है, दो चार मैं कर लूंगा, दो चार तुम कर लेना। तो अब ये सवाल हमारे सामने आ गया है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, हमें ए बी सी का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। यार इजी है ना, बहुत ज्यादा इजी है भैया, बहुत ज्यादा इजी है। जेई का सवाल क्यों करा रहे हो, क्या पता कल को चल के नीट में आ जाए। तो ये जो कार्बन है, इसके चारों तरफ क्या कोई पाई बॉन्ड है, नहीं यार। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 sp3 sp3, चारों ऑप्शन sp3 दिया है। जो बी वाला है यार, बी वाले के पास एक पाई बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp, बी वाले का हो जाएगा sp। जो हमारा सी वाला है, सी वाले के पास भी एक पाई बॉन्ड है, उसका हो जाएगा sp2। हो गया sp3 sp2 sp2, ये वाला हो गया आंसर। और जे 2021 का सवाल हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। अगला क्या, ये 5 वाला जे था। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल दिया है, नंबरिंग दे दिया है 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 करके नंबरिंग दे दिया है, 1 2 3 4 करके नंबरिंग दे दिया है। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है भैया। तो जो हमारा पहला वाला कार्बन है, इसके पास एक डबल बॉन्ड है, तो पहले वाले का sp3 माइनस पाई रूल लगाया, तो पहले वाले का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, पहले वाले का हो गया हमारा sp2, पहले वाले का हो गया sp2। दूसरे वाले के पास दो पाई बॉन्ड है, घबराना नहीं है भैया, एस तो आ गया sp3 में से दो घटा दिया, आ गया sp, ओके भैया, आ गया sp। फिर इसके पास एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो तीन में से एक घटा दिया, हो गया sp2। फिर अगला आ गया, इसके पास चौथे वाले के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारा हो गया sp3। अब ऑप्शन देख लो कि कौन सा है, sp2 sp sp2 sp3 sp2 sp sp2 sp3, इसका फोर्थ हो गया आंसर, इसका फोर्थ हो गया आंसर, फोर्थ हो गया आंसर। तो यार इजीली निकाल लोगे, ऐसे करके इजीली निकाल लोगे। अब मैं नीट वाला सवाल नहीं कर रहा हूँ, नीट वाला सवाल तुम्हें अपने आप करना है, नीट वाला सवाल जो है तुम्हें अपने आप करना है। तो ठीक है यार, ये वाले सारे सवाल कर लेना, इजी, बहुत कठिन नहीं है, सारे सवाल हो जाएंगे। तुम्हें कार्बन का नंबरिंग दिया है, अब ये कह रहे हैं इसमें पाई बॉन्ड कितने होंगे यार, तो देख लो, दिख ही रहा है 1 2 3 4, तो 4 वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन 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 तुमने मारा जैसे ही 4, हो गया गलत। पूछो कैसे भैया, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बोल रहा है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। तो एक बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर हो गया 4 दूनी 8, दिस इज द आंसर। अच्छा सवाल है, माइन्यूट डिटेल्स पढ़नी थी। अब तुम कहोगे भैया हाइब्रिडेशन क्या सवाल आता है नेट में, हाँ यार देख, हाइब्रिडेशन के कितने ज्यादा सवाल आए हैं, 1 2 3, और सवाल मैंने लिए नहीं क्योंकि अब तुम भी तो कुछ करोगे। अब यहाँ से हमारी प्री जीओसी खत्म होती है। बताओ प्री जीओसी कैसे लगी, प्री जीओसी कैसे लगी यार, मतलब उतना ही पढ़ेंगे ना जितना एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हम नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ी सी क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं और कुछ प्रॉपर्टी होती है जिन्हें हमें याद करना होता है, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे तुम्हारा भैया क्या बनता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पूछता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन पूछता है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पूछता है, एसिड स्ट्रेंथ पूछता है, बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है, रेजोनेंस पूछता है, और ये इतने सारे पॉइंट पूछते हैं, इतने सारे पॉइंट पढ़ लिया तो हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आने वाले सवाल जो नीट में है इसलिए कर जाएंगे, ओके। तो ठीक है भैया, ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब अभी तक पढ़े हो तो कुछ तो कहीं से पढ़ा होगा, उसका कोई नीड नहीं है, पढ़ा है नहीं है पढ़ा है, दैट्स नॉट मैटर। ये जो कार्बोकेटायन कार्बो एनायन, ये तो सुना ही होगा। कार्बोकेटायन क्या हो गया भैया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव कार्बोकेटायन, कार्बन पर नेगेटिव कार्बो एनायन, कार्बन पर डॉट फ्री रेडिकल। इन्हें जो स्टेबलाइज करता है, उन्हें स्टेबलाइज करती हैं कुछ प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी में कौन आ गया भैया, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कभी नहीं सुना है, अरे डोंट परेशान हो, मैं हूं ना। कभी नहीं पढ़ा है, फिर से शुरू से देखेंगे, ठीक है भैया। हम अभी इस बेसिस पे देख रहे हैं कि सवाल कैसे आएंगे, जो सवाल आएंगे उसमें सवाल किस बेसिस पे आएंगे, स्टेबिलिटी की बातें, क्योंकि ऊपर के दो तीन पॉइंट थे, यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात की गई थी, स्टेबिलिटी वाले सवाल आते हैं। तो ठीक है यार, स्टेबिलिटी की बातें, स्टेबिलिटी की बातें क्या है, स्टेबिलिटी की बातें, दुनिया का बैलेंस बनाना है तो चार्ज को न्यूट्रल कराना है, दुनिया का बैलेंस बनाना है तो चार्ज को न्यूट्रल कराना है। अब भैया देखो पहली बात, तो न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि जो न्यूट्रल होता है भैया वो चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होता है।
अब भैया क्या कह रहे हो यार, समझ नहीं आ रहा कुछ। तो देखो यार, सबको चाहिए क्या, गर्लफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड करने में हमें क्या करनी है, मदद। गर्लफ्रेंड बनाने में मदद कर दोगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब क्या कहना चाहते हो भैया, उटपटांग बातें बता रहे हो, कुछ नहीं उटपटांग। देखो, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है, तो कार्बोकेटाइन क्या होगा यार, मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन की के इसके पास क्या है, कमी। थोड़ी देर बाद कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे तो परेशान मत हो, अभी बेसिक बना रहा हूँ। तो इसके ऊपर क्या हो गया भैया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पास मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। इलेक्ट्रॉन की भैया कमी है तो क्या करोगे, इसको इलेक्ट्रॉन दिलाओ, जीएफ इसको दिलवा दो, गर्लफ्रेंड काम बन जाएगा। तो इसको गर्लफ्रेंड कौन देगा, इसे गर्लफ्रेंड देगा प्लस आई प्लस एम प्लस एच। प्लस आई प्लस एम प्लस एच, प्लस आई प्लस एम प्लस एच। और छीनेगा कौन, माइनस आई माइनस एम माइनस। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है भैया, एक बात याद कर लो, प्लस को स्टेबल करेगा प्लस वाला, माइनस को स्टेबल करेगा माइनस वाला। मतलब यार, मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, प्लस आई प्लस एम और प्लस एच। माइनस, मतलब कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कौन बनाएगा, माइनस आई माइनस एम माइनस एच। समझ आई बात की नहीं आई, इतना रट लो, काम हो गया। ओके भैया, अब एक बात समझ लो यार, लोगों को समझ नहीं आता कि कहाँ पे कैसे लगाऊं, यहाँ पे सवाल नहीं निकलते क्योंकि रीजन बिहाइंड इट हम समझ ही नहीं पाते किसको प्रायोरिटी देनी है। थोड़ा सा नाम बदलते हैं। नाम क्या करते हैं, ये जो मीजोमेरिक इफेक्ट है, एम, इसे बोल दिए बाप। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, सबका है बाप। और जो हाइपर कॉन्जुगेशन एच है, वो है चाचा। और इंडक्टिव इफेक्ट जो है, वो है ताऊ। कहना क्या चाहते हो भाऊ, तो कहने का मतलब है भैया, जब बाप आ जाएगा तो सबसे पहले बाप का ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद चाचा का, उसके बाद ताऊ का। अच्छा भैया ठीक है, क्या कहना चाहते हो। सवाल है हमारा, सवाल है नीट 2020 का, क्या कह रहा है, अ टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यार भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल ये बताओ, कार्बोकेटाइन की बात हो रही है, क्या माइनस आर वाले स्टेबल करेंगे, माइनस आई वाले करेंगे, नहीं करेंगे, आर वाला करेगा। यार ये सब छोड़ो, फिलहाल ये देखो, यहाँ पे बाप है, बाप है क्या, एम कहीं पे दिख रहा है, नहीं। अब आई दिख रहा है और आर दिख रहा है, और साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब कि चाचा, तो सीधा चाचा हो गए आंसर। जिसको चीचा की बात पता थी वो हो गया 4 नंबर लेके बाहर, रफू चक्कर। ओके यार, इतनी सी बात थी, ये बेसिक हो गया तुम्हारा। अब यार बात आई कि भैया जो कार्बोकेटायन होते हैं, कार्बोनाइन होते हैं, कहाँ दिख रहे हैं, ना यहाँ दिख रहे हैं ना वहाँ दिख रहे हैं, तो बनते कैसे हैं। यार ऑर्गेनिक में तुमने क्या पढ़ा है, ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा डर तुम्हें लगता किससे है, रिएक्शन से। और रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन होती है तो बॉन्ड बनते हैं, और बॉन्ड बनते हैं तो कहीं बॉन्ड टूटते हैं। अब बॉन्ड टूटे, मतलब रिश्ते टूटे, किसी का रिलेशनशिप टूटा, मतलब हो गया ब्रेकअप। और ब्रेकअप को ऑर्गेनिक की भाषा में बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज दो टाइप का होता है, एक हो गया होमोलिटिक क्लीवेज, और दूसरा हो गया भैया तुम्हारा हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो जो होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, जो क्या हुआ तुम्हारा, जो होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, उसमें बने कार्बोकेटाइन, और कौन बना, कार्बो एनाइन, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन। और अगर जो हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ, मतलब बन गया फ्री रेडिकल। तीन चीजें पढ़नी है जिनको हम आगे देखेंगे, जिसपे सारे सवाल बनते हैं। ठीक है भैया, जो कार्ब केटायन तुम्हारा होता है, जो कार्ब केटायन होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। कार्ब केटायन होता है क्या, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। बोला था भैया, CH3+ लगा है। अब इसके पास सोचो कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और होने कितने चाहिए, 8। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की तलाश में बोलेगा तो कौन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लवर बन जाएगा, और लवर मतलब 5, तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो जो कार्बोकेटायन होंगे हो जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटायन की जो हमारी हाइब्रिडेशन होती है, sp2 होती है। और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो बिहेव कैसे करेगा, लुईस एसिड के जैसे। कैसे, लुईस एसिड के जैसे। ओके, अगला भी आ गया कार्ब एनाइन, ये भी तुम्हारा होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लुईस बेस होता है, ये क्या होता है, लुईस बेस होता है, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना। और अब इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसको चाहिए कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, किसी को दे दे, किसी को दे दे।
अब किसको देगा? न्यूक्लियस को देगा। तो किसका लवर बन जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारा न्यूक्लियस का लवर। इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब यह देखो, पहली बात, इसके पास ये भी हो गया डायामैग्नेटिक, ये भी हो गया डायामैग्नेटिक, क्योंकि इन दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसके पास 6 है, इसके पास 8, तो क्या अनपेयर्ड है? नहीं ना। अब आ गया हेटेरोलिटिक के लिए से बना फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल किसे कहते हैं भैया? फ्री रेडिकल कहते हैं CH3 डॉट को। फ्री रेडिकल कहते हैं CH3 डॉट को। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट क्या होगा? लुईस एसिड। क्या हो गया? लुईस एसिड। क्या हो गया भैया? लुईस एसिड हो गया। और लुईस एसिड है, इसका नेचर कैसे होगा? इसका नेचर होगा पैरामैग्नेटिक। ओके, तो ये सवाल आ चुका है जेईई मेंस में कि मतलब ये पैरामैग्नेटिक कौन होता है? कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, ऑल ऑफ द एबव। ओके, अब भैया सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मतलब ताऊ जी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बुला लो ताऊ को। ताऊ जी आ जाओ। ओके, ताऊ जी आ चुके हैं। मतलब हमने इंडक्टिव इफेक्ट से पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये दोस्त होता है। जो ताऊ है दोस्त है। ताऊ क्या है? कैसा है? दोस्त है। तो यार ये दोस्ती पास है, अच्छी है। दोस्त दूर चला गया तो दोस्ती बेकार हो गई। ठीक है भैया। और दोस्ती हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है। भाई तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास ज़्यादा दोस्त है, पैसा नहीं दोस्त नहीं है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू लगता है। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। दूर हो गए, दोस्ती खत्म। अगर ये 4 कार्बन से ज़्यादा दूर हो गया तो दोस्ती अप्रॉक्स खत्म मान ली जाती है। दो टाइप का होता है। डोनेटिंग मतलब प्लस आई, जो कि प्लस वाले को स्टेबल करेगा, मतलब कार्बोकेटाइन को करेगा। दूसरा विड्रॉलिंग, विड्रॉइंग मतलब माइनस आई, जो कि कार्बोनाइन वाले को स्टेबल करेगा। ठीक है भैया। ये जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट होता है। भले मतलब काम नहीं कर रहा है, दोस्त है, एक बार दोस्त बन गया तो परमानेंट हो गया। ओके, दोस्त को, ताऊ को पाई से कोई मतलब नहीं है। ताऊ को सिर्फ सिग्मा से मतलब है। ओके भैया, ताऊ को सिग्मा से मतलब है। अब यार देखो, अगर ताऊ की बात की जाए तो ताऊ दो तरह के होंगे, एक प्लस आई वाले ताऊ, एक माइनस आई वाले ताऊ। क्या होगा भैया? यहाँ पे हम सबसे पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, ठीक है भैया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात की थी हमने। क्या कहा था कि जहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस है, 3 सवाल है। मतलब यहाँ पे मैंने सवाल ज़्यादा इसलिए नहीं रखे ना, क्योंकि जो नीट में सवाल आते हैं यार, नीट वाले जो सवाल होते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो मतलब मीजोमरी हाइपर कॉन्जुगेशन वो सब कुछ लगा के आता है। वो इंडक्टिव के अलग से कोई सवाल नहीं होते। तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम मिक्स सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। इंडक्टिव की अलग से, इसकी अलग से, उसके अलग से नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से कोई सवाल ही नहीं आता। ठीक है भैया। और प्रॉब्लम तुम्हारी यही होती है, तुमने इंडक्टिव का अलग से प्रैक्टिस की, मेजोमरी का अलग से प्रैक्टिस की, सवाल आ गया सारे वाले तो सवाल बन ही नहीं रहा है। ओके, ठीक है भैया। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है ट्रिपल बॉन्ड वाले का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। ओके, अगला यार, तुम्हें पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं, जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसका माइनस आई ज़्यादा। तुमने पढ़ा होगा फोन कॉल करोगी नहीं क्या? तो सबसे ज़्यादा एफ का, फिर ओ एच का, फिर एन एच टू का। ओके, अगला सवाल आ गया, अगला सवाल आ गया, अगला सवाल, ये एन आर थ्री और एन एच थ्री। ठीक है भैया। अब इतना तो शायद तुम्हें पता हो, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, एक मिनट बाद पता चल जाएगा। नाइट्रोजन के साथ आर सी एस थ्री, सी एस थ्री, सी एस थ्री, ये सारे डोनेटिंग ग्रुप हो गए। ये सारे डोनेटिंग ग्रुप हो गए। इसने दे दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो अब ऑर्डर कैसा होना चाहिए? ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ऑर्डर माइनस आई का ऐसा होना चाहिए। लेकिन जहां तुमने ऐसा सोचा, तुम्हारा जवाब हो गया क्या? गलत। पूछो क्यों? क्योंकि यार बात ये है ना कि जो इसके साथ ये ग्रुप होते हैं, ये जो सी एस थ्री वाले ग्रुप होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बल्कि होते हैं। ये सी एस थ्री वाले ग्रुप होते हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है, तुम जैसा सोचते हो वैसा नहीं होता। एन एच थ्री का ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू एन आर थ्री। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, उल्टा कर दिया ऐसे। ठीक है, ओके। अब यार माइनस आई बहुत ज़्यादा यार, मतलब लोग कहते हैं ऐसे याद करो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालो, वो ये वो। हम कह रहे भैया सीधा रट लो, बात खत्म। तो रटने के लिए एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या है? थोड़ा सा
NF3 NR3 NS3 NO2 CN CO2 ऐसे याद करना भूल जाता है। तो मैंने क्या ट्रिक बनाई, मैंने ट्रिक क्या बना ली, नफरत ना रहेगी ना ही रहेगा प्यार। जब अंत समय आएगा तो नफरत ना रहेगी ना ही रहेगा प्यार, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो सबसे ज़्यादा NF3 का, फिर NR3 का, फिर NS3 का, जो कि अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो यहाँ पे रीज़न क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, तो जो R वाला इफेक्ट होता है काम ही नहीं करता है। यहाँ तक हो गया। दूसरी साइना की कार फिर से कल बाहर आई, तो सबसे ज़्यादा साइनाइड का, फिर COOH का, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कल बाहर आई, इसलिए याद हो गया। और NO2 का ज़्यादा होगा, मतलब नीचे आने पे हमने इसे घटते क्रम में लिखा है। इसके बाद और हाल में एल्काइन एमीन बेंजीन इन है, और से OR, हाल में एल्कोहल एल्काइन, ऐसे ये ट्रिक तुम ऑर्डर देख लोगे तुम्हें आराम से याद हो जाएगा। ओके भैया, ओके भैया। तो क्या इस ऑर्डर से सवाल आते हैं क्या भैया? हाँ भैया, देख तो लो एग्जाम में क्या आया है। एग्जाम में आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, ये वो ऐसे वैसे। तो अब हमें क्या करना है, -I का ऑर्डर बताना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव की आवाज देखते रहते हैं। तो फोन कॉल की बात चल रही है, FON, ये सही हो गया यार, ये सही हो गया। लेकिन यहाँ भी FON चल रहा है, तो ये भी सही हो गया। तो ये सवाल जब आया था तो ये सवाल कॉमन हो गया था, तो ये वाला भी सही हो जाएगा और ये वाला भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिक हमने अभी देखी है ना थोड़ी देर पहले। तो ये आ ही रहा है, यफ और OR और NH2, तो ऑर्डर तुम्हें पता है, लगा दो। ठीक है भैया। अब अगला सवाल जो हमारे पास है, अगला सवाल नीट 2008 का सवाल है। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्ब एनायन बतानी है। हमने बताया था कि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखना है तो माइनस वाले से देखो, मतलब -I से देखो। और -I से पहले क्या बताया कि हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो। और सबसे पहले याद करो प्री जीओसी में क्या बताया था कि sp3 sp3 जो होता है लेस कार्बन, मतलब वो होता है, फिर sp2, फिर sp, मतलब sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उसके बाद sp2 की, फिर sp3 की। और sp को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड, इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। ओके भैया। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है सबसे ज़्यादा ये, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अब क्या करूँ भैया, डबल बॉन्ड तो 2 में आ गया, तो सबसे ज़्यादा भैया 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद सबसे आखिरी में 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड है, तो सब इसके बाद 2 का हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 का। अब ऑप्शन देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, हाँ, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया नहीं आया? ओके भैया। अगर समझ आ गया, अब हम चलते हैं प्लस आई की तरफ। किधर चलते हैं, हम चलते हैं प्लस आई की तरफ। प्लस आई का ट्रिक क्या है, सबसे ज़्यादा इसे याद कर लो, इसे याद कर लो, ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन माइनस वाले जिसके ऊपर चार्ज लगा होता है उनका प्लस आई ज़्यादा होता है, जिनके ऊपर चार्ज लगा होता है उनके पास प्लस आई ज़्यादा होता है। ठीक है, देख लो। फिर 3 2 1, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे आइसोटोपिक इफेक्ट याद ध्यान देना होता है कि CT3 का ज़्यादा होगा, फिर CD3 का होगा, फिर CH3 का होगा। तो ऐसे करके थोड़ा सा इसे ध्यान देना है कि CT3, CD3 और CH3 ऐसे होता है। ओके भैया, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। और देखो यार, अब वो वक्त नहीं रह गया कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं ईयर लॉन्ग करूंगा ऐसे या वैसे। समझ नहीं आ रहा है, एक बार देखो, 2 बार देखो, फिर रट मारो, सारा रट डालो, अल्टीमेट सब कुछ रटना है। रट लिए तो सिलेक्शन पक्का है। ओके भैया, आगे जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। लेकिन ये सवाल हम अभी करेंगे नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, हमने सिर्फ ताऊ को पढ़ा है। अभी चाचा और पापा, चाचा और बाप बाकी हैं, तो उनको पढ़ने के बाद हम सवाल करेंगे। ठीक है भैया, ठीक है। ओके। अब कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी रिलेटेड कुछ बातें हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है भैया, मतलब अनसैचुरेटेड मतलब ये हो गया, तो ऐसे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये तो हो गया नॉर्मल सी बात है, ऐसे तो सब करते हैं। हम सोचते हैं ना यार, भैया तुम बताए थी कि प्लस वाले को स्टेबल करेगा प्लस वाला, तो हाँ यार देखो, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2,
इसका हो जाएगा sp3। हमने बताया था ना कि sp3 वाला ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छा होता है। अगर कार्बोकेटाइन की बात की जाए तो ये स्टेबिलिटी ऐसे होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब यहाँ पे यार 3 CS3 है, तो ये थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है ना। मतलब याद क्या करना है, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी तुम्हें आराम से। ओके, अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस पे आ जाते हैं कि हमारी प्रैक्टिस क्या है। अब प्रैक्टिस कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे ध्यान दिया कि यहाँ पे सिर्फ प्लस आई लगे, और इसके हमने 2-3 सवाल ही देखे हैं, क्योंकि आगे जाके हम अल्टीमेट वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पे सारी चीजें साथ में फट जाती हैं। ओके, अब यार देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CS3 है, यहाँ पे तुम्हारा CD3 है। ओके भैया जी, तो अब हमें ध्यान देना है कि हमारे पास कौन सा इफेक्ट लगाएगा। ये तुम्हारा क्या लगाएगा, प्लस आई, लिख लो। ये तुम्हारा क्या लगाएगा, प्लस आई। लेकिन ये तो लगा देगा ना माइनस आई, और हमें स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकेटाइन की। स्टेबिलिटी किसकी देखनी है, कार्बोकेटाइन की। अब हमने कार्बोकेटाइन देखी, इसकी जो प्लस आई वाली टेंडेंसी है ज़्यादा है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि CD3 का, फिर CD3 का, फिर CS3 का, इसका फिर इसका, और ये माइनस आई लगा रहा है। माइनस आई लगा रहा है तो अनस्टेबल बना रहा है, तो उसको लात मार के बाहर कर दो। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये क्या है, ये, फिर ये, फिर ये। आगे बात समझ में। ओके, अगला सवाल यार यहाँ पे आ गया। अब जाहिर सी बात है यार, ये थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन है, ESP, यहाँ पे ESP2, यहाँ पे sp3। अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है जो अनसैचुरेटेड होता है, मतलब जो सैचुरेटेड होता है, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा। यहाँ तो एक डबल बॉन्ड है, यहाँ तो भैया दो दो डबल बॉन्ड है, तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। ओके, अब आ गई बात भैया ये वाला सवाल, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यार, अभी हमने सिर्फ डिग्री वाली बात की, अभी डिग्री वाले सवाल लगा लेते हैं। तो ये हो गया फ्री रेडिकल कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। 3 लोग दे रहे हैं, ज़्यादा स्टेबल, 3 डिग्री। जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी वैसे ही फ्री रेडिकल की। ये हो गया कितने डिग्री, बताओ, बताया था कितने डिग्री। हाँ भैया सही एकदम कह रहे हो, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। स्टेबिलिटी कैसे हो जाएगी, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री वाले की, फिर 2 डिग्री वाले की, फिर 1 डिग्री वाले की। डिग्री लिखा है, 1 2 3 नहीं लिखा है, ये ध्यान देना। अब अगला सवाल हमारे पास आ जाता है। अगला सवाल तुम करो और सोचो। ओ माय गॉड भैया, ये तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी बता रहे हो तुम। तो हम पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, पहले माइनस आई कौन लगा रहा है। भैया तुम बहुत सही रास्ते पे हो। पहले देखो माइनस आई इफेक्ट कौन कौन सा लग रहा है। तो फ्लोरीन लगाएगा माइनस आई, ये लगाएगा प्लस आई, और ये तो फिलहाल कुछ नहीं लगाएगा। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये वाला, सी वाला। फिर कौन होगा भैया, फिर होगा ये वाला, ये वाला, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं लग रहा है। तो CAB। समझ आया या नहीं समझ आया, तुम ये बताओ मुझे। समझ आ गया भैया, ठीक है। अब ये वाला होमवर्क है यार, तुम कर लेना, मतलब डिग्री वाला लगा के, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, हो जाएगा आसान। अब कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की सिर्फ कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बातें क्या है भैया, जो निगेटिव चार्ज विल मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। भैया पावर उसी को देनी चाहिए जो पावर को संभाल ले, पावर उसी को देनी चाहिए जो पावर को संभाल ले। तो क्या हो गया, निगेटिव चार्ज उस पर ज़्यादा अच्छा होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है भैया। अगला sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा sp2 से, ये तो हमने पहले से ही पढ़ रखा था, हमारे लिए इजी हो गया। ठीक है भैया, ये सवाल है हमारे पास, ये 3 सवाल है। तो यहाँ पे करना है यार, इजी है ना यार। भैया तुम डबल बॉन्ड जैसा कुछ बताए तो थे। हाँ तो बताए तो थे, लगाओ। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, जस्ट बगल में है ये, और यहाँ पे एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला, सी वाला, सी वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर ए वाला, फिर बी वाला। इसका आंसर हो जाएगा CAB। तुम्हें यही सवाल बार बार करने हैं, दिमाग लगाना है, सोचना है क्या इफेक्ट कैसे लग रहा है। बाकी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन का सीरीज क्वेश्चन बना के दे दूंगा 20-25, तो वो लगा डालना और अच्छा हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब ये वाला सवाल है, ये भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी ही है। इजी कैसे है, यहाँ पे बगल में अब पहले देखना है कि तुम्हें 2 चीज़ें देखनी है, इफेक्ट डिस्टेंस, इफेक्ट डिस्टेंस, बाप चाचा ताऊ, इफेक्ट डिस्टेंस बाप चाचा ताऊ। ये CS3 है यार, ये लगाएगा प्लस आई, ये लगाएगा माइनस आई,
यहाँ पे प्लस आई और माइनस आई दोनों लग रहे हैं, लेकिन जो माइनस वाला है वो थोड़ा दूर से लग रहा है, प्लस वाला थोड़ा पास से लग रहा है, तो ये कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा कौन? सबसे ज़्यादा हो जाएगा बी, फिर उसके बाद होगा ए, फिर होगा सी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई यार? अगर नहीं हुई यार तो एक बार और ध्यान से देखो, तुम्हें करना है सही से, और हिम्मत नहीं हारना है यार, लगे रहोगे सब कुछ हो जाएगा। ओके। अब स्टेबिलिटी के बाद हमने बात की है, सवाल नहीं लगवाया यार। अभी रुक जाओ, सारी चीज़ें हो जाएगी फिर हम सवाल पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करेंगे। अब आ गई स्टिक स्ट्रेंथ की बात। किसकी आ गई? स्टिक स्ट्रेंथ की बात। ठीक है ना? स्टिक स्ट्रेंथ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विथड्रॉइंग गुण। क्या कह रहे हो भैया? मतलब हम कार्बोनाइन वाला फीचर लगा दें काम हो जाएगा? हाँ भैया, कार्बोनाइन वाला फीचर लगा दो, माइनस आई वाला फीचर लगा दो, माइनस एच वाला लगा दो, माइनस एम वाला लगा दो, इतनी सवाल हो जाएगा। स्टिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस। ये वो वाला हाइपर कॉन्जुगेशन वाला नहीं है भैया, ये तुम्हारा अगर स्टिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। स्टिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा के ए, जितना ज़्यादा स्टिक स्ट्रेंथ उतना कम पी के ए, क्योंकि पी के ए क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग के ए। यहाँ पे लग गया माइनस। तो आई बात समझ या नहीं आई बात समझ? स्टिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी जितनी अच्छा कॉन्जुगेट बेस उतनी ज़्यादा स्टिक स्ट्रेंथ। यार क्या कह रहे हो भैया? कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये वो बता रहे हो तुम फर्जी का। देखो यार, यहाँ से अल्टीमेट एग्जाम में आने हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन कौन से आएंगे? क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों क्वेश्चन को पढ़ लो। जैसे ये क्वेश्चन आया समझ लो स्टिक स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? कंपेयर स्टिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे तो वर्ड ही लिख के, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इजिली आयनाइज। आयनाइज की बात की जा सकती है, जितने ज़्यादा जल्दी H प्लस आयनाइज हो जाएगा उतना अच्छा एसिड है। ऑर्डर ऑफ की ए, ऑर्डर ऑफ पी की ए। जहाँ भी सारी बात आई हम इन चारों बातों पे क्या देखेंगे? हम चारों बातों पे देखेंगे स्टिक स्ट्रेंथ। और स्टिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करना है? निगेटिव वाले ग्रुप। कौन वाले ग्रुप? निगेटिव वाले ग्रुप। मतलब सीधा हम क्या देखेंगे? माइनस आई, माइनस एच और माइनस एम। ठीक है भैया, समझ गए, थोड़ी थोड़ी सी बातें, ठीक है समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये है, अब ये है, अब ये है। क्या करूं मैं भैया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम पागल हूँ। कैसे? कैसे पागल हूँ मैं? तो सबसे पहले यार देखना है इतना, क्या बोला? इफेक्ट देखो, डिस्टेंस देखो, आईडी चेक करनी है, कुछ भी हो आईडी चेक करनी है। अबे साले चल, ये चल तू आईडी दिखा। क्या देखनी है? आईडी देख लो भैया, मैं तो खाली हूँ। अच्छा, तो खाली कुछ नहीं है। यहाँ से लग गया माइनस आई। अभी हम सिर्फ माइनस आई को ध्यान दे रहे हैं, तो और कोई इफेक्ट मत सोचो। माइनस आई यहाँ पे लग गया, यहाँ पे भी लग गया माइनस आई, यहाँ पे लग गया प्लस आई। अब यार तुम भी माइनस आई लगा रहे हो, तुम भी लगा रहे हो, तो फिलहाल के लिए इतना समझ लो, फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि जो NO2 है ये और कुछ इफेक्ट लगाता है, इसलिए यहाँ पे ये ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैं ये वाले सवाल करा नहीं रहा था अभी, क्योंकि यहाँ पे एम वगैरह भी बीच में पड़ जाएंगे, तो सबसे अच्छा ये, फिर ये। ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजोनेंस है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस में यार मैं दो बातें बताऊंगा पहले। रेजोनेंस में सवाल सिर्फ क्या आएंगे? रेजोनेंस, सबसे पहले तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में। तुम ये दिमाग लगाओ यार, तुम नेट की तैयारी कर रहे हो कि तुम बोर्ड की तैयारी कर रहे हो? वहाँ पे तुम्हें कॉपी पे थोड़ी ना देगा कि तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। अब तुम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ 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 बनाओ, क्यों बनाओगे भाई? तुम नीट तैयारी कर रहे हो ना। तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखेंगे, क्योंकि उसके सवाल आज तक एग्जाम में आए ही नहीं। ओके, ठीक है भैया। तो हम सीखेंगे क्या रेजोनेंस में? रेजोनेंस में पहली बात, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है उसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कितने टाइप के होते हैं? पी पाई कॉन्जुगेशन, पी पाई डी पाई कॉन्जुगेशन, चार्ज एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। इतनी सारी जगह पे तुम्हारा रेजोनेंस होगा या रेजोनेंस बनेगा, इतनी सिर्फ जगह पे। ओके। सवाल क्या आता है यार, बता दो ना। तो ठीक है सुनो, सवाल आता है तुम्हारा रेजोनेंस की स्टेबिलिटी से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी से तुम्हारा सवाल आता है एग्जाम में। कैसे देखेंगे? ये जो
क्रम दिया है, इस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे? सबसे पहले देखेंगे पाई बॉन्ड, फिर देखेंगे न्यूट्रल कौन सा है, ज़्यादा पाई बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल, फिर देखेंगे न्यूट्रलिटी, फिर देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड, फिर कंप्लीट ऑक्टेट, फिर देखेंगे लाइक बियर लाइक, लाइक बियर लाइक मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव से प्यार, नेगेटिव को पॉजिटिव से प्यार, कौन किसके पास और कौन बन रहा दीवार। वाह लाइन हो गया। और अगला देखना है जीएफ बीएफ। लाइक बियर लाइक में क्या देखना है यार, कि निगेटिव वाले के पास निगेटिव मतलब जिसकी जितनी औकात है, मतलब ऑक्सीजन के पास निगेटिव हमें ज़्यादा देना है एज कम्पेयर टू कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन की औकात ज़्यादा है रखने की। फिर सबसे आखिर में देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब निगेटिव निगेटिव को दूर रखना है, निगेटिव पॉजिटिव को पास रखना है। आगे बात समझ, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है। अब अपना आ गया अगला इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट को मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था बाप। जहाँ भी कंपेयर करना हो सबसे पहले बोलो मेरे बाप पहले आप, मतलब सबसे पहले मीजोमेरिक। सबसे पहले हम देखेंगे मीजोमेरिक। जब मीजोमेरिक से काम ना बने तब बुला लो चाचा को, और चाचा हाइपर कॉन्जुगेशन, चाचा हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर अगर चाचा से भी काम न बने तब बुलाओ ताऊ को, तब बुलाओ दोस्त को। पहले बाप फिर चाचा फिर ताऊ, ये हमेशा याद रखोगे, सवाल कभी नहीं गलत होगा मेरे भाव। ठीक है? सबसे पहले बाप का जो प्यार होता है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तुम घर पे रहो, यूएस रहो, यूके रहो, लंदन रहो, बाप का प्यार वैसे ही रहेगा। मतलब मीजो की फिर जो हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। वनली ऑन आर्थोपैरो कभी कभी होता है कि बाप गुस्सा हो जाता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, इसका जो प्लस एम इफेक्ट है आर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे इसका इफेक्ट नहीं लगेगा। मेटा पे इसका इफेक्ट थोड़ा भी नहीं लगने वाला है। तो मीजोमेरिक जो है मेटा पे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे। तो ठीक है, बाप की बातें चल रही है तो बाप को आगे बढ़ाते हैं। अब बाप का प्यार डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, कभी कभी गुस्से सिचुएशन होती है जब तुम किसी को लेके भाग जाओ, ऐसा करना नहीं होता। तो यहाँ पे पापा गुस्सा हो जाते हैं तो बाप मेट का इफेक्ट जो होता है, मीडियोमेरिक का इफेक्ट मेटा पे काम नहीं करता, आर्थो और पैरा पे काम करता है एकदम अच्छी तरीके से। जैसे ताऊ दो तरह से थे वैसे बाप भी दो तरह के हैं, प्लस एम माइनस एम। ठीक है भैया। अब प्लस एम, वहाँ पे तो भैया ऑर्डर याद कराए थे, यहाँ पे क्या याद कराओगे? और देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले पहचानना होता है प्लस एम माइनस एम। इतना पहचान लो तभी हमारा एग्जाम में नीट में काम चल जाता है। कैसे पहचानेंगे? जो हमारे बाप हैं, मतलब अगर बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ लाला जी हैं, कौन है? लाला जी। लाला जी मतलब लोन पेयर, लाला जी हैं लोन पेयर है, तो ये दिखाएगा प्लस एम, क्योंकि लाला लोग होते हैं बहुत ज़्यादा अमीर वे। तो अब लाला है कोई तो बुरा मत मान जाना। तो लाला जी होते हैं अमीर, तो लाला जी दिखाएंगे प्लस एम। ओ, ये भी प्लस एम दिखाएगा, इसके पास लोन पेयर ये भी प्लस एम दिखाएगा, इसके पास लोन पेयर ये भी दिखाएगा, इसके पास लोन पेयर ये भी दिखाएगा। ओके। अगला, अगर पाई बॉन्ड है, अगर पाई बॉन्ड है तो माइनस, अगर पाई बॉन्ड है तो माइनस। ऐसे याद कर लो, पाई होगा तो होगी खिंचाई और खिंचाई होगी तो माइनस है। ठीक है भैया। दूसरी बात, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर चार्ज वाले जो हैं उनका यम ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। ठीक है भैया। तो अब ऑर्डर थोड़ा सा याद यहाँ भी करना पड़ेगा। ऑर्डर क्या याद करना है? ऑर्डर है प्लस एम का ऑर्डर याद कर लो, NH माइनस फिर O फिर NH2 फिर OH फिर OR, फिर ऐसे करके थोड़ा सा ऑर्डर याद करना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर याद कर लो, प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस एम। ये समझ गए तो तुम्हारा जूस निकल गया। हाइपर कॉन्जुगेशन ध्यान रखना, नहीं निपट जाओगे, क्योंकि गलती ये होती है ना कि हम हाइपर कॉन्जुगेशन को भूल जाते हैं प्लस एम प्लस आई माइनस आई के चक्कर में, और चाचा अगर गुस्सा हो गए तो काम समझ जाता है। ठीक भैया। अब थोड़ा सा हाइपर कंजुगेशन, भैया सवाल नहीं करा रहे हो, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, खत्म हो जाएगा फिर सवाल ही सवाल करना। आ गया हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को और क्या क्या बोलते हैं? बेकर नाथन इफेक्ट। तो नाम रख लो, चाचा का नाम क्या है? बेकर चाचा। या फिर प्लस एच इफेक्ट, या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर पाई सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। इतनी सी बात होगी। आगे देखो भैया, एल्कीन
कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। 3 जगह चाचा आते हैं। 3 लोग की स्टेबिलिटी पूछी जाए, ध्यान रखना नीट में बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं, जेईई में से बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं। जब भी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछी जाए, जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी जाए, जब भी एल्केन की स्टेबिलिटी पूछी जाए, सबसे पहले किसको देखोगे? देखोगे तुम चाचा को, देखोगे तुम। बाप अलग है, उसको तो देखेंगे ही बे। अब देखेंगे चाचा को, बाप के बाद चाचा को। मतलब कार्बोनाइन में चाचा को नहीं देखना है, मतलब कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, एल्केन, 3 चीज दिखे तो देखेंगे चाचा को। परमानेंट इफेक्ट होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है ये भी, जैसे बाप वैसे चाचा। परमानेंट बाप पर परमानेंट चाचा, डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है दोनों में, ठीक है भैया। sp2 कार्बन से जुड़ा, sp2 कार्बन से जुड़ा sp3 वाला कार्बन, sp2 कार्बन से जुड़े वाले बगल वाले कार्बन को कहते हैं, sp3 कार्बन जो होते हैं उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और उससे बड़ा जुड़ा हाइड्रोजन बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ठीक है भैया। स्टेबिलिटी आप एल्कीन देखने तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो अब यहाँ पे तुम्हें स्टेबिलिटी की ऑर्डर फाइंड करना है, जो कि ये भी सवाल पहले हमने देखा था, तो हमने बोला था अभी हम ऐसे ही कर लेंगे, बाद में इसका रियल वर्जन देखेंगे। तो ठीक है, अब देखो ना, अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे जुड़ गया CH3। ठीक है भैया, एक ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे हो गया CH2 और यहाँ पे हो गया CH2, ठीक है ना, CH2 का CH, हाँ CH2। इसके पास 2 2 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ही इसके वाले की गिन लोगे, ऐसे इसके वाले गिन लोगे, ऐसे इसकी गिन लोगे। तो जब अल्फा हाइड्रोजन गिनने के बाद स्टेबिलिटी फाइंड करोगे तुम, चलो मैं ही गिन देता हूँ। इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन। अब स्टेबिलिटी इजीली निकाल लो। स्टेबिलिटी कैसे निकाली? सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर स्टेबल ये, फिर स्टेबल ये। पहले भी निकाला था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री से, लेकिन वो वाला हर जगह सही हो जरूरी नहीं, क्योंकि चाचा भड़क गया तो काम बिगड़ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो भैया, यहाँ पे नीचे बेंजीन तो सबके पास है, अल्फा हाइड्रोजन की बात है, यहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कम, यहाँ पे कुछ नहीं, स्टेबिलिटी ऐसे हो जाएगी। ओके, इजीली हो गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन वार है। क्वेश्चन वार में क्या है, अब यहीं पे हमें ध्यान देना है बाप चाचा वगैरह का। तो यही ओरिजिनल क्वेश्चन है। जीओसी अगर हमारी थोड़ी जल्दी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यार बात यह है कि हमने सारी की सारी चीज़ें लिख के रखी है, तो इसकी स्पीड बढ़ा के नहीं देखना है, आराम से देखना है, नहीं तो चीज़ें निकल जाएगी, फिर कहोगे भैया समझ नहीं आ रहा, भैया समझ नहीं आ रहा, भैया समझ नहीं आ रहा। तो रिवीजन होगा जल्दी। जीओसी का मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है कि ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, एसिडिटी, ये वगैरह चीज़ें समझने के लिए हमें सिर्फ 4 चीज़ें समझनी है, प्लस आई, माइनस आई, प्लस एम और माइनस एम। जैसे ही हमने इसको समझा हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 60 से 70 सवाल रहेंगे जीओसी के, तो वहाँ पे जाकर तुम्हारे एकदम पूरी का पूरा हाथ एकदम पक्का हो जाएगा, तो डोंट वरी। फिलहाल इसे खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन बार में अच्छा भैया ए बी सी डी क्वेश्चन क्या है जी। अब यार कार्ब सबसे पहले स्टेबिलिटी आईडी चेक करना है। क्या देखना है सबसे पहले, देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करना है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करूँ, कैसे चेक करूँ भैया, सब कुछ भूल गया। अबे चल आईडी दिखा, क्या दिखाएगा? आईडी, आईडी। तो ठीक है भैया, आईडी किसके में देख रहे थे भाई? आईडी किसको में देख रहे थे? डिस्टेंस तो सिर्फ उसमें देखी जाती है ना, दोस्त के साथ, ताऊ के साथ, ठीक है। तो ये हो गया। NO2 कैसे होता है यार? NO2 ऐसे होता है ना, इसके पास हो गया एक पाई बॉन्ड, NO2 क्या लगाएगा? NO2 लगाएगा हमारा, NO2 लगाएगा माइनस एम, माइनस एम, साथ में माइनस आई भी लगाएगा। लेकिन जब बाप है तो फिर उसको बाद में देखेंगे ना, अगर बाप ही बाप सारे सेम बाप हो जाते हैं तो फिर माइनस आई वगैरह देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले बाप को। इसके पास लोन पेयर हो गया, लोन पेयर, ये हो गया प्लस एन, प्लस एन। इसके पास तो कुछ है ये नहीं है, तुम तो भैया खाली हो। इसके पास भी हो गया, क्या प्लस एन दिखाएगा? ना भैया, ये तो प्लस आई वाला है, ये तो प्लस आई वाला है। तो सबसे पहले अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। अब हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है ना। देखो क्या दिक्कत है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा बी वाला, क्योंकि बी में बाप है। बी के बाद क्या हो जाएगा यार, बी के बाद हो जाएगा डी वाला, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ सही ना, इसके पास प्लस आई है। फिर हो जाएगा सी वाला,
फिर अल्टीमेट सबसे आखिरी हो जाएगा ए वाला, सबसे आखिरी में क्या हो जाएगा ए वाला। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझ में आई। ऐसे ही सवाल होंगे। ऑर्डर क्या देखना है अपन को, देखना क्या है अभी इसके बाद थोड़ा सा देख लेंगे। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे पास जब कोई भी सवाल आएगा तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अबे चल आईडी निकाल। लेकिन आईडी तो निकालेगा, लेकिन आईडी निकालने से पहले देख लो कहीं तुम्हारे बाप तो नहीं है, बाप से आईडी मांगोगे देंगे कूट। अगर बाप है तो सबसे पहले बाप को देखो, बाप के बाद चाचा को देखो, और चाचा के बाद ताऊ को देखो, ताऊ को देखो। बाप से काम हो जाएगा, काम क्लियर। बाप से काम नहीं क्लियर होगा, बाप से काम नहीं हो रहा है तो चाचा के पास जाओ, चाचा से काम नहीं हो रहा है तो क्लियर ताऊ के पास जाओ। लेकिन ताऊ वाले में डिस्टेंस जरूर देखनी है, ताऊ वाले में डिस्टेंस जरूर देखनी है। तो ये हमारा सबसे जरूरी मतलब चीज है कि बाप चाचा ताऊ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और दिस इज द बेसिक और बेस्ट वे, बाप चाचा ताऊ पे गैस सवाल इसलिए हो जाना है। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल हमारा आ गया ये वाला। अगला सवाल क्या आ गया, हमें देखना है प्लस, हमें देखना है क्या, हमें देखना है प्लस मतलब कार्बोकेटाइन वाला। तो ठीक है भैया, तुम क्या लगाओगे, हम लगा देंगे प्लस आई। ओके, तुम क्या लगाओगे, हम लगाएंगे माइनस आई। अब एक सेकंड, माइनस पे कैसे चला गया, पहले बाप पे जाना है ना, तो बाप पे जाना है। लोन पेयर है तुम्हारे पास तो तुम लगा दोगे, लाला जी हैं तो प्लस एम हो गया। यहाँ पे लाला जी तो हैं, लाला जी तो हैं तो क्या प्लस एम लगा दूं और साथ में लगा दूं माइनस आई। मारेंगे गिर जाओगे, मारेंगे गिर जाओगे। क्यों भैया मारोगे, यहाँ पे प्लस एम नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है बेटा, यही तो हो जाती है गलती बेटा, तो इसे बनाना है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे प्लस एम है माइनस एम, तो प्लस एम भी है माइनस एम है, प्लस एम माइनस एम, तो क्या करोगे, बाप है तो सब कुछ खत्म बेटा। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा बी, बी के बाद ए, और ए के बाद जो सी है वो तो साला माइनस आई है, तो इसे बाहर कर दो। ओके, ठीक है यार, ठीक है, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है ये वाला, इसमें भी हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे, अच्छा यहाँ पे बाप चाचा ताऊ जैसे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे CH3 वगैरह वाली बातें हैं। यहाँ पे भी प्लस आई लगेगा, यहाँ पे भी प्लस आई लगेगा, यहाँ पे भी प्लस आई लगेगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे कम लग, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा है। तो आंसर हो जाएगा BCE। समझ आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया। अगला सवाल, अगला सवाल भैया ये, फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना। सवाल ऐसे वाले आते हैं तुम्हारे नेट में, सवाल ऐसे वाले आते हैं तुम्हारे नेट में। यहाँ पे भी लोन पेयर प्लस एम लग जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया भैया, CH डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा माइनस एम, और यहाँ पे लगेगा क्या, तुम्हारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, और तुम अगर मेटा पे होते भी तो भी बाप ना माने जाते, मेटा पे होते तो भी ना बाप माने जाते। ठीक है भैया, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस आई, प्लस आई लग गया, प्लस आई लग गया। तो ठीक है भैया, ऑर्डर लिख दो, ऑर्डर लिख दो। अब ऑर्डर तुम बताओगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो सबसे ज़्यादा ए हो जाएगा क्योंकि एक पास प्लस एम है, फिर हो जाएगा तुम्हारा सी हो जाएगा, फिर हो जाएगा बी। यहाँ तक चीजें समझ आई कि नहीं आई, ऐसे करना यार। ओके, अब ये सवाल है तुम्हारे नीट के, नीट वाले सवाल कितने हलवा हलवाए हैं। सवाल पढ़ते हैं, सवाल करते हैं। क्या लिखा है, होमोलिटिक फिजन ऑफ फॉलोइंग एल्कीन फॉर्म्स फ्री रेडिकल है, इनके 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 फ्री रेडिकल है, इनके 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 फ्री रेडिकल है। इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी बतानी है, स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे। ओके, स्टेबिलिटी देखेंगे। सबसे पहले सारी चीजें, ये वाला देखो यार, इसके पास हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। आई वाला देखोगे कि एच वाला देखोगे, बाप देखोगे कि चाचा को देखोगे, तो चाचा को देखेंगे। तो सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा ये हो जाएगा। फिर इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक सेकंड, एक सेकंड, स्पेस देना चाहिए था मुझे थोड़ा सा, कोई बात नहीं। इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसके पास 3 हो जाएंगे, इसके पास 6 हो जाएगा, और इसके पास, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, जगह नहीं है क्या अपने पास, कि थोड़ा सा जगह देख मिटा लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। तो CH2, और यहाँ पे हो जाएगा CH3,
यहाँ हो जाएगा CH3। तो 3 3 6 2 8, इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। अब अपन को स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना बहुत आसान हो गया। अगर तुम हाइपर का अभी अगर हम ना पढ़े हो तो शुरू में स्टार्टिंग में सवाल करते तो हमारे सवाल गलत हो जाता। अब सबसे पहले ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला, फिर ये वाला। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी देख लेते हैं भैया, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला, फिर इसके पास 8 था, फिर 6 था, फिर ये था। ये देख लेना, मे भी थोड़ा सा डिस्टेंस की वजह से चीज़ें गड़बड़ हो गई है तो उसे सही कर लेना। यहाँ पे सिर्फ एक रूल लगना है, बाप चाचा ताऊ, सारा का सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए मुझे जीओसी पर्सनली बहुत ज़्यादा सरल लगती है और 15 मिनट की जीओसी लगती है। और तुम लोग क्या हो, परेशान हो जाते हो फर्जी फर्जी चीज़ें पढ़ने में। अबे नीट की तैयारी करते हैं तो वो पढ़ेंगे जो नीट में आता है ना, ना कि बोर्ड का, ना कि जेई का। विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। हाँ, कार्बोकेटाइन। अब फिर से यहाँ पे क्या देखोगे, हमेशा देखोगे बाप को। अब यहाँ पे हो गया 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया कितने हैं, यहाँ पे हो गया 6। लेकिन यहाँ पे यार तुम्हारा क्या है, यहाँ पे हमारा भैया बेंजीन है, बेंजीन वाला। अब यार यहीं पे गलती होती है, बहुत लोग बेंजीन देखते ही भावुक हो जाते हैं, बेंजीन देखते ही भावुक हो जाते हैं, लेकिन 9 अल्फा हाइड्रोजन है। आंसर यहाँ पे ये जाएगा। ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस सवाल को तुम एकदम रट लो कि टर्सरी कार्बोकेटाइन जो होता है, तो टर्सरी कार्बोकेटाइन होता है, वो बेंजीन वाले से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। ये सवाल तुम्हें ध्यान देना है। अगला सवाल जो है कर्नाटका नीट 2013 का है। सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है भैया, कर देते हैं। हमें क्या करना है, हमें अल्फा हाइड्रोजन देखना है यार, तुम देख लेना ना। कैसे देखूंगा भैया, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, प्लस वाले से जुड़ा, फिर रेडिकल से जुड़ा, डबल बॉन्ड के बगल वाले से जुड़ा। यहाँ पे गिन लो 2। ये तो वही वाला सवाल है यार, ये तो कर्नाटका ने, अच्छा एक ही सवाल बताओ, दोनों इजी इजी सवाल आ गए। तो अब अल्फा हाइड्रोजन गिन के सवाल निकाल देना। अब उड़ीसा में भी सेम सवाल आ गया, उड़ीसा ने 2013। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, बच्चों ने प्लस आई देखा और भावुक हो गए, लेकिन वो चाचा को भूल गए। लेकिन ताऊ से पहले किसको देखते हैं, चाचा को। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 ये, और इसके पास तो एक भी नहीं, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3। ठीक है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो गया 5, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सी। बच्चे क्या गलती किए, अच्छा अच्छा अच्छा, इसे हर जगह से मिल रहा है, तो इसको हमने गलत कर दिया। ऐसे जाके हम गलती कर देते हैं, तो इस गलती को सुधारना है। हमेशा बाप चाचा ताऊ फॉलो करो, सब सवाल इजी हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेंजीन कार्बोनियम। बेंजील कार्बोनियम की हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो ठीक है, हमने पढ़ा था जहाँ भी कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी क्या थी, हमने पढ़ा था sp2। कर्नाटका नीट 2013 का सवाल है, इजली हो गया। अब ये थोड़े से IIT जेईई मेंस की क्वेश्चन है, IIT जेईई मेंस क्वेश्चन है, कठिन होगा क्या, नहीं भाई हमारे लिए सब इजी है। अपन को दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, तो सवाल है, सवाल क्या है हमारा, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए। अभी पीकेए क्या होता है, मैं देख इजली समझाया था पीकेए क्या होता है। जितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा के, और उतना कम पीकेए, उतना कम पीकेए। मतलब यार क्या कहना चाहते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ किससे देखते थे, माइनस वाले से। अब हम ऐसा कर लेते हैं ना कि सबसे पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसका उल्टा कर लेंगे। ठीक है ना, निकाल लो भैया, क्यों परेशान हो तुम, क्यों परेशान हो और हमें कर देते हो। तो ठीक है यार, ये NO2 है, ये लगाएगा NO2 वाला -m, ये लगाएगा -m, पाक साले मार देंगे ना, -m क्यों लगाएगा, ये तो मेटा पे है। ये तुम्हारा लगाएगा, ये तुम्हारा क्या लगाएगा, ये हमारा लगाएगा माइनस का आई लगा देगा, और ये तुम्हारा प्लस का m लगा देगा, और ये तुम्हारा कुछ नहीं लगाएगा, ये तुम्हारा कुछ नहीं लगाएगा। स्पेस है क्या अपने पास, हाँ स्पेस है, चलो स्पेस में चलते हैं। ठीक है, ओके यार, ठीक है। अब स्टिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लगा देते हैं यार। स्टिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमारा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टिक बी, फिर हमारा कौन हो जाएगा, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ई के बाद डी। आंसर हो गया, मारेंगे कंटॉप। दिस इज नॉट आंसर, दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टिक स्ट्रेंथ, या फिर के ए।
इसका उल्टा सबसे ज़्यादा डी, फिर ए, फिर सी। ये सी उल्टा क्यों कर रहा हूँ यार, फिर सी, फिर बी। ये तुम्हारा हो जाएगा कौन सा, ये तुम्हारा हो जाएगा पी के ए का ऑर्डर, पी के ए। तो आज थी सो सी वाला ऑप्शन, ठीक है। और देखो हमने इजली जेएमएस का सवाल लगा दिया, बाप चाचा ताऊ को ध्यान रखते हुए। भले ये सेशन छोटा होगा, तुम्हें लग रहा होगा यार भैया चूतिया बना के चले गए, क्या बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे करके बहका के चले गए। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सेशन है, बहुत छोटा सेशन है, और बड़ी बात इसे 2-3 बार कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें लिखी लिखाई थी, तो स्पीड बढ़ाना मत, और सही समझते जाओगे सारी चीज़ें इजीली होती चली जाएगी। तुम्हारे सामने नीट जेईई के सारे सवाल लग रहे हैं। इसके बाद जो अगला 70 से 80, 60, 70, 80 या 100 सवाल ऐसे करके जीओसी के अच्छे अच्छे सवाल कर डाल लेना यार, एकदम पूरा बेहतरीन, हाथ एकदम टाइट हो जाएगा, पूरा सवाल बनेगा, ठीक है। अगला, तो अब यहाँ पे क्या करना है, ना इसकी स्टेबिलिटी बतानी है, किसकी स्टेबिलिटी बतानी है, इसकी स्टेबिलिटी बतानी है। तो यार एक बात अभी याद कर लो कि जो तुम्हारा CCl3 डॉट होता है, कलर बदल देता हूँ, ठीक है, कलर बदल देता हूँ थोड़ा सा। जो तुम्हारा CCl3 डॉट होता है, CCl3, ये माइनस होता है, मतलब डॉट बोल रहा हूँ, CCl3 माइनस जो होता है, ये ज़्यादा मतलब स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इसके। जैसे वहाँ पे था, जैसे वहाँ पे था तुम्हारा कि ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू, मतलब टर्सरी वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू तुम्हारा बेंजीन के, वैसे यहाँ पे CCl3 वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, रीजन हो जाता है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग, या फिर ये भी कह सकते हैं माइनस आई बहुत ज़्यादा हो जाता है तीन तीन का मिलकर। तो अब देखते हैं यार, ये तो तुम्हारा टर्सरी कार्बोकेटायन है, मतलब टर्सरी कार्बन आयन रहती है तो और कम स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा CCl3 है, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। अब ए और सी में ऐसे ही पता चल गया, पहले वर्ड से पता चल गया कि ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। अब ये, फिर उसके बाद बेंजीन, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, तो इजली हो गया। अब अगला सवाल हमारे पास है, द इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है बेंजीन रिंग पे और जनरेट कर रहा है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कौन है इसके पास इसका लोवेस्ट एनर्जी होगी। यार लोवेस्ट एनर्जी होगी किसके पास यार, जिसके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी, जिसके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। अब यार NO2 है यहाँ पे, माइनस लगाएगा, NO2 है, माइनस लगाएगा, NO2 है, माइनस लगाएगा, लेकिन यहाँ पे NO2 है ही नहीं। इसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि सबसे ज़्यादा हो जाएगा स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो इसकी एनर्जी लिस्ट हो जाएगी। समझ आई बात कि नहीं आई। अगला वाला ऐसे ही सेम सवाल, ये 2006 जेईई मेंस में आया था, 2006 जेईई मेंस में आया, साथ में नीट में भी आया था, तो इसको कर लेना। फ्री रेडिकल है तो सबसे पहले चाचा को देखोगे, और मतलब पहले बाप को देखोगे फिर चाचा को देखोगे, सवाल इसलिए हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सवाल ये वाला आ जा रहा है, सवाल है हमारे पास, अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी निकालनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, इन सारे सवालों का जो जवाब है हम दे देंगे। ये सवाल थोड़ा सा करना मांग रहा है, रेजोनेंस के लेके जो सवाल आ रहा है, यहाँ भी ज़्यादा फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एग्जिबिट रेजोनेंस, सबके स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसके पास यार OH है, यहाँ पे OH जो है रेजोनेंस में स्टेबल हो जाएगा, OH जो है रेजोनेंस में चला जाएगा, इस वाले में रेजोनेंस नहीं जा रहा है, क्योंकि बात ये था रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर हो जाए पाई बॉन्ड, या हो जाए डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद इलेक्ट्रॉन। अब इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे और इजली हम आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है भैया। हमें थोड़ा सा देखने में आ गया तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो तुम्हारा ये बेंजीन वाला है, बेंजीन वाला इसमें तो दिखाएगा ही दिखाएगा, इसको बना लेते हैं CH3, CH2, CH2, O, O के बाद CH, CH के बाद डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे यार लोन पेयर है, तो लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इजली रेजोनेंस जाएगा तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा बेंजीन वाला है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन चला जाएगा, बना लेता हूँ फिर भी भैया तुम कह रहे हो तो आ गया, नोट बना दिया। CH2, OH, OH पास लोन पेयर, मतलब ये इसी में जुड़ा है, जिसे अलग सा बॉन्ड मत समझ लो, इसके पास इसे ये मत समझ लो कि अलग सा बॉन्ड जुड़ा है, OH इसी में आता है, तो डबल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल लोन, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये भी चला गया रेजोनेंस में। तीसरा वाला बना लेते हैं यार, तीसरा वाला बनाया CH3, सिंगल बॉन्ड, CH2, CH, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर NH2,
नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। लेकिन क्या कहते हो तुम, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पे नहीं होगा और इसका आंसर हो जाएगा सी। आ गई बात समझ में, तो सी देखो। अब ऐसे आ गया, इनमें से बताओ कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। एक सवाल आया बहुत साल में, मतलब नीट जेई सबको मिला लो तो जेई में सिर्फ एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से सवाल आया है। सवाल क्या है, कौन सा करेक्ट नहीं है। हमने बोला था एक बात कि पास पास, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर रखना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पास रखना है, पास सेम सेम वाले को पास नहीं रखना है। और यहाँ क्या कर दिया, सेम सेम वाले को पास रख दिया। ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन भैया ये बताओ औरों को तुमने कैसे कह दिया। तो देखो यार, ये सब सारे के सारे स्ट्रक्चर सेम है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जो ऑर्डर हमने फॉलो किया सारा का सारा फॉलो ऑर्डर है। लेकिन तुम अगर एक बार देखो तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही हर ऑप्शन में गलत, थोड़ा सा अलग अलग किया है। हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे ही ध्यान देंगे। अब अपन को चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या ध्यान देना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव दूर हो, मतलब सेम चार्ज दूर हो, अपोजिट चार्ज पास हो। तो अब इस वाले में सेम चार्ज पास कर दिया है, यहाँ पे जाके ये आंसर हो जाएगा। ओके यार, ओके, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है जीओसी। जीओसी में अब एक चीज बचा है, हैकल रूल करके, जो कि बहुत ज़्यादा सवाल आया है। बहुत ज़्यादा सवाल है, इजी टॉपिक है, नेट में आता रहता है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर हमारी जीओसी कंप्लीट हो जाएगी। तुम ये मत दिमाग लगाना कि भैया इतनी जल्दी कैसे पढ़ा दिया, क्योंकि रीजन बिहाइंड यार सारी की सारी चीज़ें पहले से लिख के रखी थी। थोड़ा सा इजली, थोड़ा सा जल्दी हो गई। अब इसे तुम एक बार देखो, दो बार देखो, यही तो पॉजिटिव बात है ना, क्योंकि मैंने तो वो पढ़ा है जो एग्जाम में आता है। अब इसे तुम अच्छे से समझो। अगले वीडियो में तुम्हें 70 से 80 सवाल मिल जाएंगे, तुम्हारी जीओसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और हमें उतनी ही अच्छी करनी है जितनी एग्जाम में सवाल आए। अपन को ना आईआईटी देना है, ना एडवांस देना है। समझ के बाद मतलब हमें केमिस्ट्रिक्स बनना है, कि हम केमिस्ट्री सारी चीज़ें कर लेंगे तभी हमारा काम बनेगा। अपन को सिर्फ काम निकालना है। और याद रखो यार, अभी टाइम कम है तो हमें ऐसे पढ़ना है जिससे बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है। अब आ गया एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने के लिए बहुत सारे सवाल आए हैं। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड हो गया और नॉन एरोमेटिक, एक रूल होता है हैकल रूल करके, एक रूल होता है हैकल रूल करके, जिसे फॉलो करना है, आराम से पता चल जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये भी साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, 4n+2 रूल का फॉलो करते हैं, 4n+2 रूल का फॉलो करते हैं। और ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, वही एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ये हो गया एरोमेटिक का, थोड़ा सा रोल याद करना है। ओके, तो याद कर लेना। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, सॉरी, यहाँ पे हो गया एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक होते हैं। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, ये भी साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, लेकिन ये 4n+2 पाई की जगह पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं रूल। और ये होते हैं एक्स्ट्रा 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 अनस्टेबल, एक्स्ट्रा अनस्टेबल। अब अपन के पास सीन क्या होता है, अपन के पास सवाल आ जाता है, बोलता है बताओ कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक। ये इजी सवाल है और ये आता भी है, तो हमें अच्छी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ओके, इस सवाल में एक चीज दगा दी जाती है, वो है एनुलिन। तो एनुलिन क्या होता है, हम सुन लेते हैं। नोमेनक्लेचर में होता है ये फिलहाल तो। एनुलिन ऐसी चीज होती है, ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। तो देखो एनुलिन क्या होता है, एनुलिन 4, एनुलिन 8। एनुलिन 4 क्या है, अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है। एनुलिन 8 क्या हो गया, इसके पास 8 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गए, इजीली हो गया। ठीक है भैया, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद है करना है तुम्हें। एनुलिन 4 के बाद सारी जो एनुलिन है वो नॉन प्लेनर हो जाती है, और नॉन प्लेनर हो जाती है तो नॉन एरोमेटिक हो जाती है। अब भैया तुमने एरोमेटिक पढ़ाया था, एंटी एरोमेटिक पढ़ाया था, नॉन एरोमेटिक तो पढ़ाया ही नहीं। तो जो हो जाए नॉन प्लेनर वो होगा नॉन एरोमेटिक। जो इस रूल को फॉलो ना करे वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। अब आओ देखते हैं सवाल कैसे आए हैं हमारे एग्जाम में, बहुत अच्छे अच्छे। क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। कौन सा कंपाउंड है जो नॉन एरोमेटिक होता है। यार बहुत तुरंत ही मिल गया, एनुलिन 8 दिख गया। हमने बोला था कि एनुलिन 4 के बाद जितनी भी रिंग होती है वो नॉन प्लेनर हो जाती है। अब ये तुम्हारी एनुलिन 8 जो होती है, ऐसे करके ऐसे हो जाती है, ऐसे।
सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड। ऐसे हो जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और बन क्यों नहीं रहा, बन जा भाई, बेइज्जती करवा के मानेगा क्या। ओके, ये हमारी ऐसे हो जाती है, ये हो जाती है नॉन प्लेनर, इसलिए हो जाती है नॉन एरोमेटिक। यही 2021 का सवाल। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक इन नेचर। एरोमेटिक कह रहे हो तुम, ठीक है भैया। तो हमें सबसे पहले अपना देखना है कौन हमारा रूल फॉलो कर रहा है। तो ये तो भैया एनुलिन है, इसको तो बाहर ही कर दो। एनुलिन हमेशा क्या होती है, या तो एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। इसके पास चलो ठीक है, प्लेन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब डबल 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 सारे sp2 है। अब तुम हो सकते हो, या तो तुम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सारे के सारे कार्बन sp2 है कि नहीं। सारे कार्बन sp2 निकल गए। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, 4n+2 वाला फॉलो कर रहा है या 4n वाला फॉलो कर रहा है। 4n वाला फॉलो कर रहा है तो हो गया एरोमेटिक, ये वाला फॉलो कर रहा है तो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अगर sp2 नहीं है कोई भी कार्बन, sp3 है तो हो गया नॉन एरोमेटिक। ओके, ठीक है भैया। अब इसके पास 4 पाई बॉन्ड है, एन की वैल्यू 1 रखोगे सीधा 4 आ जाएगा, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। अब ये हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर में हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, 4n+2 वाला रूल फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे अब 4n+2 वाला रूल तो फॉलो ही कर रहा है। अब देखते हैं भैया क्या, लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो गया, हमें सबसे पहले sp2 देखना है। ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। अब क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक। अब इस वाले में क्या दिक्कत आई, इस वाले में यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, sp3 हो गया। अब sp3 हो गया तो क्या हो गया नॉन एरोमेटिक, और ये हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आई बात समझ। ओके यार, अब ये और ज़्यादा सवाल हैं तो इनकी तुम प्रैक्टिस करना, इन सवालों की प्रैक्टिस करना और अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन बनाना। तो यार ये जो हमारे पास सवाल है, इन्हें हम फॉलो किया, भले ही हमारा सेशन जो था 1 घंटे का में कंप्लीट हो जाता है, 1 घंटे 10 मिनट में, तो इसे तुम्हें 2 बार 3 बार देखना और चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझना है। जैसे तुम बेहतरीन ढंग से समझ लेते हो, तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, अभी तक तुम ये बताओ, थोड़ा सा हाँ वीडियो मतलब फास्ट था। सवालों की प्रैक्टिस जो होगी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो सवालों की प्रैक्टिस के लिए वेट करो और तब तक इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लो और बताओ क्या ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्योंकि इसमें हम बहुत जल्दी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो एग्जाम में आ रही हैं। इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनाल, ईथर वगैरह, जिसमें हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन की बहुत अच्छी मार्किंग करेंगे, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अगर तुम्हें डर लग रहा है थोड़ा भी, तो इस सीरीज के साथ चिपक जाओ। और साथ में 8:30 बजे यार हम पूछे आप बताओ सेशन चल रहा है, तो उसमें एक चैप्टर बायो को हम बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो लग जाओ यार और पूरी जान लगा दो यार, ऐसे ही सिलेक्शन होगा, बस लगना है, लगने से सिलेक्शन होगा। तो बस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।